हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, विच इज ग्राफ्स। मोशन इन वन डायमेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ्स की सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगी इंपॉर्टेंस है वो ये है दैट दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ वेरी इफेक्टिव टूल इन स्टडिंग द सिचुएशंस, इन एनालाइजिंग द complete problem in a very effective and a very easy way. So graphs are very important, and graphs at times, I'll say that if you can understand graphs very well, तो ये इक्वेशंस को या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ज्यादा इजी टूल लगता है स्टूडेंट्स को. दिस इज फाउंड मोर इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. दिस इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, राइट. सो हम लोग ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं. ग्राफ्स का आई होप आपको आइडिया होगा, आपने मैथ्स में ग्राफ स्टडी किए होंगे. सो आई जस्ट होप ऑल माय टारगेट ऑडियंस इज नोइंग व्हाट अ ग्राफ इज. एंड ग्राफ्स में जब हमें स्टडी करना है तो हमारे पास तीन तरह के मेन ग्राफ्स आते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, we have the velocity time graph and we have the acceleration time graph. तो हम ये तीनों ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे बट वन बाय वन, right? So first of all we will be talking about the displacement time graph. Let's start it. चलिए, so these are the displacement time graphs that we are going to talk about right now. तो सबसे पहले before we start with the discussion of graphs, the displacement time graphs, I would like to tell you about a very general rule which will be applicable to all the kinds of graphs. देखिए ग्राफ में आपके पास दो एक्सेस दी जाती हैं. You have to consider two axes. One is your x-axis and the other is your y-axis. I just hope and I expect that you guys must be very well knowing about x and y-axis. जिन्होंने भी ग्राफ्स करे उन्हें ये तो पता होगा कि x-axis y-axis क्या होती है. तो ये तो बस वही बात है कि एक x-axis होगी, एक y-axis होगी. And now like displacement time graph को हम normally abbreviate करते हैं ST graph. S stands for displacement and T is for time obviously. इसमें आपके पास जो displacement रहेगा, displacement will always be on the y-axis. This is the y-axis and time will always be taken on the x-axis. ये जनरल एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई लॉजिकली बात नहीं है. दिस इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन which is adopted that your displacement will be taken on the y-axis and your time will be taken on the x-axis, right? अब इसमें आपके पास ग्राफ्स की अलग अलग तरह की शेप्स आएंगी और वो शेप्स से हम स्टडी करेंगे सिचुएशन को कि ये जो ग्राफ है व्हाट इज द ग्राफ एक्चुअली टेलिंग अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द क्वेश्चन, राइट? सो वी विल नाउ गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट शेप्स दैट कैन बी देयर विद द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो सबसे पहला जो कर्व रहेगा, हमारा जो कर्व रहेगा उसका शेप कैसा रहेगा? द फर्स्ट वेरी बेसिक शेप इज लाइक दिस. This is the very first basic shape that we study in the displacement time graph. इस ग्राफ में क्या है? We can see a line is running parallel to the time axis. अभी क्योंकि यहाँ मैंने स्केल और प्रॉपर मेजरमेंट से नहीं बताया है, मैंने सिर्फ अपने आइडिया से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो मे बी आपको हो सकता है कि देखने में वो प्रॉपरली पैरेलल ना नजर आती हो, लेकिन ये आपने अज्यूम करके चलना है कि जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है दिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. This line is running exactly parallel to the time axis. तो अगर आपके पास ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हमें क्या समझ में आता है? फर्स्ट थिंग इज दिस दैट व्हाट आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड. अब आप कहेंगे सिचुएशन किस चीज की? सिचुएशन अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट है विच इज अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ मोशन एंड इट इज द काइंड ऑफ ग्राफ which is reflecting the motion of that object, then what does this graph shows about the motion of that object? This is something we have to try and figure out. So अभी क्या कह रहे हैं, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है? That as we are progressing in time, देखिए इस टाइम में आपके पास as we are moving, this is the origin, जहां पे आपके पास दोनों एक्सिस, आपका जो x और y एक्सिस है वो जहां पर कोइंसाइड करते हैं, that is the origin. दैट इज द ओरिजिन. ओरिजिन मतलब यहां से हमने ऑब्जर्वेशन शुरू करनी है, कुछ भी ऑब्जर्व करना हमने. वी विल बी स्टार्टिंग द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हियर. दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग. तो अभी क्या हो रहा है कि फ्रॉम जीरो इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट दिस वे, एज द एरो इज मूविंग दिस वे, तो अगर आपके पास जीरो से आप यहां जाते हैं, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है दैट वी आर प्रोग्रेसिंग इन टाइम। आपके पास यहाँ एक टाइम इंस्टेंट है सपोज t1, फिर एक टाइम इंस्टेंट है t2, फिर एक टाइम इंस्टेंट है t3, देन वी हैव अ t4। सो दिस इज हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग इन टाइम। प्रोग्रेसिंग इन टाइम मतलब जो आपका t4 है दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन योर t3, t3 इज ग्रेटर देन योर t2 एंड t2 इज ग्रेटर देन योर t1, राइट। तो आपका टाइम बढ़ रहा है टाइम एक्सिस पर। पहली चीज हमें ये समझ आई, जो कि बहुत बेसिक बात है वैसे। उसके बाद ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे भी अगर आपका कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ योर कर्व इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, दैट विल अगेन मीन द सेम थिंग कि आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। क्योंकि जो ये एक्सिस है, द वर्टिकल एक्सिस, दिस वर्टिकल वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट। सो इफ योर कर्व इज समवेयर फाउंड टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज जस्ट इंडिकेटिंग द फैक्ट कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, राइट। तो अभी इस ग्राफ को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? आपका जो ग्राफ है इट इज एक्सटेंडिंग अलोंग द टाइम एक्सिस। इट इज एक्सटेंडिंग अलोंग द टाइम एक्सिस मतलब अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे जिस पे आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स, वो आपकी एक ही कांस्टेंट वैल्यू है। You cannot see, in this particular case, you cannot see any change in the value of displacement. Why you cannot see any change in the value of displacement? Because the curve is running parallel to the time axis. अगर आपका कर्व टाइम एक्सिस से पैरेलल ना होता, ऐसा होता, तो इन दैट केस टाइम इंस्टेंट्स के साथ आपके डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू में भी चेंज आ जाता। यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, you would be getting different value of displacements in that case. But if you have a curve of this kind which is running parallel to the time axis, there strictly there is no change in the value of displacement found. You can see that value of displacement is same at t1, it is same at t2, t3, t4, even after that if you would record more time instants. So value of displacement is not changing as the time is progressing. So what do you think this situation indicates? If time is increasing but displacement is not increasing, that is the distance from the origin is not increasing. What do you mean by this? What can we figure out from this thing? See, you can simply come to a very important conclusion that your object must be at rest. आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, यही हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि समय बढ़ रहा है, आपके पास सपोज एक पॉइंट है विच इज कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट, विच इज कंसिडर्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया, अपना टाइम पीरियड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो समय है वो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। डिस्प्लेसमेंट कब बढ़ेगा? जब आपका ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से या स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाना शुरू होगा, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाना शुरू होगा तो ही हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। बट व्हाट इज इंडिकेटेड इन द कर्व? दैट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग। When the time is progressing, displacement is not changing. That means the object must be at the same position even if the time is increasing. It is not going away from the initial position. वो जहां है वो वही है। तो आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन इस ग्राफ से हमें समझ आता है वो ये है that object is at rest. इस ग्राफ से जो आपका पहला कंक्लूजन हमें समझ आता है वो ये है दैट योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है. ये सबसे पहली बात आपको समझ आती है. ओके, सो दिस इज वन पॉसिबल शेप. अभी हम दूसरी शेप स्टडी करेंगे, उससे हमें क्या समझ आता है, विल ट्राई टू सी दैट ऑल्सो. चलिए देखिए, दिस इज योर सेकेंड पॉसिबल शेप. जो अलग तरह की एक और शेप हमने स्टडी करनी है. Here we have a line which is inclined at a certain angle to the time axis. आपके पास जो पहले लाइन थी which was running parallel to the time axis, उस लाइन का टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल था, 0 डिग्री. क्योंकि वो दोनों पैरेलल थी. दो चीजें जो आपस में पैरेलल हो उनके बीच में इंक्लिनेशन क्या रहेगा, एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री. अभी हमने एक ऐसी लाइन ली है which is making a non-zero angle with the time axis, somewhat like this. तो ये जो एक्सिस है, this is inclined to a certain angle with y axis also, and this is also inclined to a certain angle with time axis also.
एक्स एक्सिस ऑल्सो। तो इस तरह की जो लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट करती है, वो आपने ट्राई करना है। इस तरह की लाइन से एक चीज आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगी कि एज यू आर प्रोग्रेसिंग इन टाइम, जैसे मैंने 3 टाइम इंस्टेंट्स आपके ले लिए हैं, एंड ऑब्वियसली t3 इज ग्रेटर देन t2 इज ग्रेटर देन t1। टाइम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एक्सेस पे आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। टाइम कभी समय के साथ कम नहीं होता। आई मीन टाइम विल ऑलवेज बी सीन टू इंक्रीज। ठीक है, आपका t3 कभी भी t2 से छोटा नहीं हो सकता, आपका t2 कभी भी t1 से छोटा नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज द टाइम एक्सेस। अब टाइम एक्सेस में यहां पर हम क्या फील करते हैं कि एट टाइम t1 the corresponding displacement which is indicated in the curve is s1. At time t2 the displacement indicated is, let's say, s2, and at t3 the displacement indicated is s3. इससे क्या समझ में आता है आपको कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिन से दूर जा रहा है, मतलब जो भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी आपने सपोज ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे। क्यों मूविंग अवे? क्योंकि t1 पे s1 है, t2 पे s2 है, और हमें इतना समझ में आ रहा है इस ग्राफ को देखकर कि s2 इज ग्रेटर देन s1। s2 इज ग्रेटर देन s1। इससे आपको क्या पता चला कि टाइम t2 पे उसने जितना डिस्टेंस कवर करा वो टाइम t1 पे जितना डिस्टेंस कवर करा था उससे ज्यादा है। मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट पहले सपोज s1 मतलब इतने डिस्टेंस तक पहुंचा है तो s2 मतलब इतने डिस्टेंस तक पहुंच गया है, बिकॉज s2 इज ग्रेटर देन s1। So this kind of graph is indicating that the object is moving away from the starting point. देखिए मोशन दोनों तरह के हो सकते हैं आपके, कि समय के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट कम होता हुआ भी नजर आ सकता है आपको कभी कभी, जब आपको ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? यहां पर जो हमने ग्राफ इंडिकेट किया है, इस ग्राफ में क्लियरली आपका S2 S1 से बड़ा है और जो S3 है वो आपका S2 से भी बड़ा है, क्योंकि वो बहुत बड़े टाइम इंस्टेंट पे आ रहा है। सो बिकॉज एट S3 यू आर गेटिंग दिस डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इवन बिगर देन S2 and S1. So this was the case when the object is moving away from the origin. Origin means your starting point. Now अगर हम इसी तरह के सेम कर्व का सिर्फ थोड़ा सा वो चेंज करते हैं, इंक्लिनेशन चेंज करते हैं, तो हमारा कंक्लूजन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ओके, हैव अ लुक नाउ। अब आपके पास इस तरह का ग्राफ है। ये भी ग्राफ क्या है? ये भी ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन है। See, this graph is a straight line which is again inclined to a certain angle with the time axis. जैसे पहले वाला सिचुएशन था जिसमें हमने ऐसा एक कर्व ड्रॉ किया था, ये उसका सिर्फ हमने स्ट्रेट लाइन का एंगल बदल दिया है। पहले जो आपके पास स्ट्रेट लाइन थी दैट वाज मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द टाइम एक्सिस, अभी ये ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया विद द टाइम एक्सिस। तो आपके पास इस तरह का कुछ शेप आ गया, लेकिन इस तरह का शेप इज गोइंग टू शो अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। How it is different, that we'll try to figure out. देखिए at time t1 ये चीज तो आपकी वैलिड रहेगी हमेशा for all the graphs that your t3 is greater than t2 and t2 is greater than t1. टाइम तो हमेशा t1 जो है वो हमेशा t3 से छोटा ही रहेगा। जो सबसे पहला टाइम इंस्टेंट है वो छोटा होगा, फिर उसके बाद लाइक दैट मीन्स इफ यू विल जस्ट गो ऑन प्रोग्रेसिंग लाइक दिस तो आपको टाइम हमेशा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर आपके पास जो टाइम इंस्टेंट t1 है, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप चेक करते हैं, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट निकलती है वो है S2। T1 के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट आ रही है हमारी S2, और T2 जो कि बड़ा टाइम इंस्टेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट आ रही है आपकी S1 जो कि छोटा डिस्प्लेसमेंट है कंपैरेटिवली, और T3 जो कि सबसे, मैं कह सकती हूँ इसमें जो गिवन आपके पास टाइम इंस्टेंट है T3 इज द लार्जेस्ट टाइम इंस्टेंट। सबसे आखिर में, मतलब एक्सपेरिमेंट जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आखिर में क्या ऑब्जर्व करते हैं? टाइम t3 द डिस्प्लेसमेंट टर्न्स आउट टू बी जीरो। द डिस्प्लेसमेंट टर्न्स आउट टू बी जीरो, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, as we are progressing in time, the displacement is decreasing. Why? Because your S2, S1 और 0 में S2 is the largest value, then is S1 and then is of course 0. तो सबसे शुरुआत में टाइम इंस्टेंट t1 में आपके पास डिस्टेंस इन तीनों डिस्प्लेसमेंट्स में से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है दैट वैल्यू इज अचीव्ड एज द स्मॉलेस्ट टाइम इंस्टेंट t1.
सो इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट ये होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इट इज रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिन. सपोज दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ए फ्रॉम वेयर योर ऑब्जेक्ट स्टार्टेड इट्स जर्नी. तो अभी जो ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि देखिए ग्राफ आपका यहां से शुरू हो रहा है, तो इस स्टार्टिंग में ही ग्राफ का एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है S3. मतलब यहां से यहां तक ग्राफ ने ऑलरेडी एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है, दैट व्हेन वी हैव स्टार्टेड मेकिंग द ऑब्जर्वेशन एट दैट टाइम द ऑब्जेक्ट वाज ऑलरेडी एट अ डिस्टेंस ऑफ S3 फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. वो पहले से ही इतनी दूरी पर है जब हमने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया. इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इक्वल्स टू 0 पे आपका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से ऑलरेडी S3 डिस्टेंस की दूरी पर था. This was the displacement between the initial and the final position. This is the initial displacement. इसको हम बोलते हैं initial displacement. कि जब हमने अभी ऑब्जर्वेशन अपनी शुरू भी नहीं करी है, उससे पहले आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहां पर है. तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में योर ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ S3 फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है. इस सिचुएशन के बाद हमने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट अपना कंडक्ट करा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपका जो कंडक्ट होगा वो आपके पास इन टाइम्स पे, मतलब नॉन जीरो टाइम इंस्टेंट्स पे कंडक्ट किया जाएगा. तो टाइम इंस्टेंट 0 पे आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है S3. एज वी आर नाउ प्रोग्रेसिंग इन टाइम वी आर ऑब्जर्विंग दैट द डिस्प्लेसमेंट इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, क्योंकि S3 थी शुरू में, उसके बाद T1 पे S2 होगी, S2 S3 से छोटा है. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज नाउ रिटर्निंग, और वो रिटर्न करके सपोज यहां लेट्स से दिस इज S2, वो S3 से जब वापस आ रहा है तो S2 तक पहुंच गया. तो ये आपके पास टाइम इंस्टेंट T1 पर है, ये आपका T इज इक्वल टू 0 पर है जबकि S3 डिस्प्लेसमेंट है. फिर T इक्वल्स टू 1 पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो S2 है. अभी और आगे टाइम पे जाएंगे तो आपको लगेगा अरे ऑब्जेक्ट और पास आ गया, तो ऑब्जेक्ट आपका S1 पे आ जाएगा. दिस इज योर S1 एट टाइम इंस्टेंट T2. ठीक है. और फाइनली आप टाइम इंस्टेंट T3 पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल ओरिजिन पर आ गया. इट हैज रीच्ड द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन. So it started its journey from a distance S3, which was away from the initial point, the starting point. And after accomplishment of time T3, we see that the object has again arrived to the point from where the actual journey started. That is the initial or starting point. तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके पास ऑब्जेक्ट वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, वही ये ग्राफ आपका इंडिकेट कर रहा है. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ग्राफ जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है. लेकिन फर्क इसमें और इससे पहले वाले में सिर्फ इतना था कि इन दिस सिचुएशन द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन द फॉर्मर केस द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. दीज आर द टू डिफरेंसेस दैट वी कैन सी हियर, राइट. अच्छा, अब इससे पहले कि हम थर्ड शेप पे जाएं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वांटिटी विच इज वेरी मच यूजफुल, और इसके बारे में भी आई होप आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. दैट इज कॉल्ड स्लोप. अब हम बात करने वाले हैं स्लोप की. ओके गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट स्लोप. स्लोप क्या चीज होती है? नॉर्मली अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, स्लोप क्या होता है? स्लोप हमें बताता है किसी भी चीज की स्टीपनेस. जैसे आपके पास अगर दो माउंटेन्स हैं, वन इज वेरी हाई माउंटेन और एक आपके पास छोटी सी हिल है, तो हम ये बोलते हैं ऑब्वियसली द माउंटेन इज मोर स्टीप. माउंटेन इज ऑलवेज स्टीपर देन अ हिल. तो स्टीप जो है कोई चीज, जो भी चीज स्टीप है ज्यादा, उसका स्लोप हमेशा ज्यादा होगा. ठीक है. सो देर इज एनी ऑब्जेक्ट, एनी कर्व, एनी लाइन विच इज मोर स्टीपर. स्टीपर मीन्स इट हैज अ लार्जर स्लोप. तो यहीं से आपके पास एक क्वांटिटी आती है स्लोप, जो कि बताती है डिग्री ऑफ स्टीपनेस. तो हमें अभी जो भी हमारे कर्व्स हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे ग्राफ्स हम डिस्कस कर रहे हैं, विद एवरी ग्राफ देयर विल बी एसोसिएटेड द स्लोप, और वो स्लोप को यूज करके हम एक फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे. इसलिए हम स्लोप्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट. देखिए अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने ये दो शेप्स डिस्कस करे. हमारे S वर्सेस T ग्राफ में हमने ये वाले दो शेप्स पढ़े, जहां पर आपके पास जो कर्व था रनिंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एंड हियर इट इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, व्हिच इज इंडिकेटिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो इसमें क्या होता है कि जो आपका स्लोप होता है, सबसे पहली बात, स्लोप अगर आप मैथमेटिक्स के रूल को यूज करके इवेल्युएट करते हैं सिंपली, तो स्लोप आपका कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस इन y वैल्यूज टू डिफरेंस in x values.
दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड रूल ऑफ इवेल्युएटिंग द स्लोप. जब भी आपने किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, दैट इज इवेल्युएटेड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन y वैल्यूज टू डिफरेंस इन x वैल्यूज. तो ये यूज करके हम किसी भी कर्व में स्लोप निकाल सकते हैं. चलिए देखिए, हम सबसे पहले कर्व का स्लोप निकालते हैं. स्लोप को आप m से इंडिकेट कर सकते हैं. स्लोप को जनरली हम m से इंडिकेट करते हैं, पर यहां पर क्योंकि स्लोप आपका एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा, कौन से कर्व का स्लोप क्या फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने वाला है वो हम अभी देखेंगे. बट दिस इज नॉर्मली हाउ अ स्लोप इज इंडिकेटेड यूजिंग m. चलिए, सो अगर हमने यहां पर स्लोप निकालना है हमारे पहले कर्व में, तो स्लोप कैसे निकलेगा आपका? डिफरेंस इन द y वैल्यूज. अब आप कहेंगे कि फर्स्ट कर्व में तो डिफरेंस इन y वैल्यूज है ही नहीं. व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में तो कोई चेंज आ नहीं रहा. टाइम में चेंजेस आ रहे हैं, पर अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे भी डिस्प्लेसमेंट आपकी सेम है. आई मीन अगर आप t1 लेते हैं, आप t2 लेते हैं, दोनों पे आपके पास एक s वैल्यू आ रही है, एक ही s वैल्यू आ रही है. t1 पे भी वही है, t1 पे भी वही है और t2 पे भी वही है. दैट मीन्स देयर इज नो वेरिएशन, क्योंकि यहां पर स्लोप में यू हैव टू टेक द डिफरेंस इन द y वैल्यू, यू डोंट हैव टू टेक द y वैल्यू. ये आपके पास एक यूनिक y वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एक यूनिक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है. ये वैल्यू नहीं लेनी हमने दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज के बीच का क्या डिफरेंस पैदा हो रहा है वो लेना है. तो आपके पास जो S1 है वो भी यही है, और जो आपके पास S2 है वो भी यही है. दैट मीन्स डिफरेंस इन द y वैल्यूज इस केस में इज कमिंग आउट टू बी 0. सो हियर द न्यूमरेटर बिकम्स 0 एंड डिफरेंस इन द x वैल्यूज, ये आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ नॉन जीरो रहेगा, बिकॉज टाइम के बीच में आपको हमेशा डिफरेंस मिल ही जाएगा. सो दिस इज t2 minus t1, right? So t2 minus t1 is a non-zero quantity. This is clearly a non-zero quantity, but your numerator part has come out to be 0. That means इस सिचुएशन में आपका जो स्लोप है वो 0 है. और ये दिख भी रहा है हमें कि ये कर्व आपका बिल्कुल भी स्टीप नहीं है, बिकॉज इट इज रनिंग हॉरिजॉन्टली, इट इज रनिंग पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इसका मतलब ये वाला जो स्लोप है उसका वैल्यू आपका 0 आएगा. एंड मैथमेटिकली भी हमने इवैल्यूएट कर दिया यूजिंग द फॉर्मूला विच इज देयर फॉर स्लोप. द स्लोप इज कमिंग आउट टू बी 0. अब हमने एक चीज ये देखनी है कि जो हमने यहाँ पर रेशो निकाला है, जो आपका स्लोप का ये रेशो निकला है, डिफरेंस इन y वैल्यूज टू डिफरेंस इन x वैल्यूज. y वैल्यूज है ही क्या आपकी? डिफरेंस इन y वैल्यूज इज नथिंग बट द डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज. तो ये आपकी रहेंगी डिफरेंस इन द डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज, डेल्टा s. S मतलब S stands for displacement. So delta S is the difference in the displacement values, and this is delta T. Your difference in X values is nothing but the change in the time interval, the change in the time, that is delta T. तो ratio of displacement to time क्या होता है? We have already read about the physical quantities in this chapter. तो ratio of displacement and time is which physical quantity? It is velocity. Displacement to time is always velocity. So that means in your displacement time curves, the slope will be indicating your velocity. तो जो conclusion हमने पहले निकाला था इस कर्व को लेकर, that object is at rest, वो हमने स्लोप से भी प्रूव कर दिया कि स्लोप आपका 0 आ रहा है, जिसका मतलब है कि इस सिचुएशन में वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड है. क्यों? क्योंकि स्लोप आपका वेलोसिटी ही है. In displacement time graphs, the slope is nothing but the velocity only. So when the object is at rest, जब वो मूव नहीं कर रहा है तो उसकी velocity 0 ही होगी, और वो हमने स्लोप के हेल्प से भी प्रूव कर दिया that this is coming out to be 0 मीटर पर सेकेंड. राइट? इसी तरह से हम कैलकुलेशन दूसरे वाले कर्व की भी कर सकते हैं. आप ये कर्व में क्या रहेगा आपका? सपोज आपके पास ये टाइम इंस्टेंट t1 है और ये आपके पास टाइम इंस्टेंट t2 है. This is your S2 and this is your S1. Corresponding to T1 you have S1, corresponding to T2 you have S2. तो यहाँ पर भी आपकी जो velocity निकलेगी, which is nothing but the slope, that will be evaluated as change in displacement to change in time, which is S2 minus S1 divided by T2 minus T1. So ये जितना भी आएगा, जो भी इसका numerical value आएगा, that will be the velocity of your curve. राइट? तो ये आपकी वेलोसिटी रहेगी एसोसिएटेड विद द सिस्टम, द नॉन जीरो वैल्यू. अब हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से एक और कंक्लूजन पे आएंगे.
ओके, तो ये हमने दो कर्व्स आई हैव ड्रॉन ऑन द बोर्ड. अब इसमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ लिया है. न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ये लिया है बिकॉज अभी हमने एक और चीज प्रूव करनी है. तो वो आई जस्ट फेल्ट दैट इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड इफ यू आर हैविंग अ न्यूमेरिकल इंस्टेड ऑफ अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन. So here we are having this displacement time curve, and there are some numerical values which are associated with the time axis also, and some numerical values associated to the distance as well. Now what is happening? You can see that this is your time instant t1, this is your t2, and this is your t3, right? So from this graph, if we will evaluate the slope, let's say what conclusion are we getting now? See, slope is velocity. We know that slope is velocity. Now we have to consider the change in the displacement values and the change in the corresponding change in the time values. तो आपके पास क्या रहेगा? If we consider t2 minus t1, in the denominator, if we take t2 minus t1, so t2 minus t1 is 8 minus 4. Now t2 minus t1 corresponding to t2 we have 80, so this is 80, and corresponding to t1 that is of 4 seconds we have 40. So these are the values that we have kept in the formula, and now this is very simple. This is so this is coming out to be 10 meter per second. This is coming out to be 10 meter per second. That means यहाँ पर अगर आपने t1 और t2 इस टाइम इंस्टेंट के बीच में आपने वेलोसिटी निकालनी है तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज सिंपली जो हमने इवेल्युएट करा है वो ये चीज करी है कि आपने डिनोमिनेटर में ये वाला गैप ले लिया है विच इज 80 minus 40, और आप सॉरी नॉट इन द डिनोमिनेटर, दिस इज समथिंग यू हैव टेकन इन द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में आपने ले लिया 80 minus 40 और डिनोमिनेटर में आपने ले लिया ये वाला टाइम गैप विच इज 8 minus 4. तो इससे आपके पास वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, यही कैलकुलेशन आप किसी और दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच में भी कर सकते हैं. एंड देन लेट्स सी व्हाट वी फाइंड आउट यूजिंग दैट. सपोज हम t2 और t3 के बीच में कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आपने t2 ले लिया है और t3 ले लिया है और उनके बीच का टाइम गैप ले लिया है. तो आपके पास t2 और t3 8 seconds, ये 12 seconds है. That means the time gap between t2 and t3 is again coming out to be 4 seconds only because this is 12 and this is 8. Likewise, the displacement gap between these two displacement values, 120 meter and 80 meter, that is also coming out to be 40 meter. तो ये भी आपके पास 40 आ गया और ये आपके पास 4 आ गया. That means अगर आप ये वैल्यूज को t2 और t3 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग की जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो वैल्यूज यूज करके अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे स्लोप, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू फिर से 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगी. सो दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट is having this kind of curve in the displacement time graph, this is also indicating that the object is moving with a uniform velocity. It is moving with a uniform velocity. देखिए, वेलोसिटी को मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड. तो डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड. तो डायरेक्शन तो यहाँ कर्व में चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है. देखिए, ये जो डायरेक्शन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशन, तो स्ट्रेट लाइन से एसोसिएटेड वी हैव टू डायरेक्शंस. One direction and the other direction is just reverse of that direction. So जो भी आपने ग्राफ्स हैं उसमें ये दो पॉसिबल डायरेक्शंस को ही इंडिकेट किया जाएगा. That one is the object is moving in one particular direction, then all of a sudden it just returned, it just reversed its direction of movement. तो एक आपके पास डायरेक्शन ये रहेगी where the object is moving away from the starting point. दूसरी डायरेक्शन अगर आपने इंडिकेट करनी है तो वो इससे होगी where the object is approaching the स्टार्टिंग पॉइंट, द ओरिजिन, मतलब वो रिवर्स मूव कर रहा है. तो रिवर्सल आप ऐसे शो कर सकते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आप ऐसे शो कर सकते हैं. लेकिन आप इसमें क्या हो गया कि डायरेक्शन, अब अगर आप सिर्फ इस कर्व पे ध्यान दें, द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट कर्व में तो डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रही है क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड इट इज सिंपली मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन. दिस इज व्हाट इज इंडिकेटेड इन द फर्स्ट कर्व. तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कहूं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है. दिस काइंड ऑफ शेप इज इंडिकेटिंग दैट इट्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट. दैट इज समथिंग वी अंडरस्टैंड, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो कांस्टेंट क्योंकि उसका स्लोप सेम आ रहा है. वी कैन इवैल्यूएट फॉर दिस काइंड ऑफ
curve, for a straight line, you can evaluate the slope at different points. The slope will always come out to be same. ये rule आपने mathematics में भी पढ़ा ही होगा कि for a straight line, the slope always remains the same. So this is a straight line. This is a straight line. For any straight line, the slope is always going to remain the same. और वो चीज आप mathematically prove भी कर सकते हैं किसी भी numerical की help से, जो कि हमने किया, right? अब अगर आप इसका दूसरा वर्जन देते हैं, where the object is approaching towards the starting point, मतलब कि ऐसा, यहां पर भी अगर आप स्लोप निकालेंगे, बिकॉज ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही, तो स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप तो इसका भी सेम ही आने वाला। आप किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी आपकी सेम आने वाली है, बिकॉज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस केस में वेयर वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इज द स्लोप, और स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन का हमेशा कांस्टेंट होता है, तो स्लोप आपका सेम आने वाला है। पर यहाँ पे क्या डिफरेंट आने वाला है, अगर आप इवेल्युएट करेंगे यहाँ पर स्लोप, तो आपके पास ये रहेगा द टाइम डिफरेंस, दैट इज 8 माइनस 4, तो 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ 40 देंगे एंड 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ 80 देंगे, सो दैट मीन्स दिस इज माइनस 40 अपॉन 4, दिस इज माइनस 40 अपॉन 4, which means this is nothing but minus 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस कर्व में और इस कर्व में क्या फर्क आ गया स्लोप का, सिर्फ इतना फर्क आया कि आपके पास यहां पर जो स्लोप की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, which is also going which is also going along the fact that velocity will be treated as negative when it is approaching the starting point. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है तो उन वेलोसिटीज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर वही ऑब्जेक्ट फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट को अप्रोच करता है तो हम वेलोसिटीज को नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं, और वो नेगेटिव वैल्यूज आपकी आ भी जाएंगी ऐसे कैलकुलेशन करने से, बिकॉज यहाँ पर बिगर टाइम इंस्टेंट के लिए जो बिगर टाइम इंस्टेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली छोटी आ रही है, सो दैट मीन्स द न्यूमरेटर पार्ट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, सो दैट इज हाउ द स्लोप इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो ये सेकंड कंक्लूजन आपका निकल जाता है कि इन दोनों कर्व्स में केवल वेलोसिटीज के साइन का फर्क है, कि एक जगह पर अगर आपका वेलोसिटी पॉजिटिव लिया आपने तो दूसरी जगह आपका वेलोसिटी विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, राइट? ओके, वन मोर शेप, आपके पास एक इस तरह का भी शेप हो सकता है, दिस इज अगेन योर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और यहां पर आपका इस तरह का शेप है, कुछ ऐसा शेप है आपका विच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो कर्व है आपका वो स्ट्रेट लाइन नहीं है इस बार। सो इफ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस थिंग? सी, स्ट्रेट लाइन में हमेशा स्ट्रेट लाइन में आपका स्लोप इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। सिंस दिस लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स स्लोप्स विल नॉट बी कांस्टेंट एनीमोर, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट एनीमोर। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो स्लोप आपका कांस्टेंट होता, बट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, इसका मतलब स्लोप इसका कांस्टेंट नहीं रहने वाला, और अगर इसका स्लोप नहीं है कांस्टेंट तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास जो भी वेलोसिटी आएगी उसमें वेरिएशन आ रही है, सो दिस कर्व इज इंडिकेटिंग वेरिएबल वेलोसिटी, दिस इज इंडिकेटिंग वेरिएबल वेलोसिटी, दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द वेलोसिटी। तभी आपके पास m कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि m ही वेलोसिटी है, m ही वेलोसिटी है यहाँ पर भी, बिकॉज दिस इज एन एसटी कर्व, सो योर वेलोसिटी इज नथिंग बट द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू अपॉन चेंज इन टाइम वैल्यू, व्हिच इज नथिंग बट द स्लोप। तो आपका स्लोप जो कि वेलोसिटी ही है यहाँ पर, वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। अच्छा, ये चीज आप प्रूव भी कर सकते हैं, आप इसमें ग्राफ की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। सपोज आपको किसी भी पॉइंट पे, सपोज यू हैव एनी पॉइंट, let's say time instant t1, time instant t1 के corresponding, suppose you want to find or you want to evaluate the velocity, then how would you do? See, whenever you have a curve like this and you want to evaluate the velocity at this particular instant, क्योंकि देखिए आपके पास वेरिएबिलिटी है वेलोसिटी की, वेलोसिटी की वेरिएबिलिटी मतलब हर इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी अलग आने का चांस है, हर इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी डिफरेंट आएगी। So at any instant, if you want to find what the variable velocity is, or at any instant if you want to find the value of instantaneous velocity, then how would you do it? You would simply draw a tangent at this point. आप इस पॉइंट पर एक क्या करेंगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे आपने सर्कल्स में पढ़ा होगा कि आपके पास सर्कल पे कोई भी पॉइंट है
तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज स्ट्रिक्टली गोइंग टू टच दैट पॉइंट and is otherwise going to run in both directions, then this straight line which is going to touch one unique point of the circle on its circumference, that is called tangent. तो इसी तरह से tangent आप किसी भी कर्व का ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे ये आपके पास एक कर्व शेप का स्ट्रक्चर है, कर्व शेप का आपका ग्राफ है, तो यहाँ पे if at time t1 you want to evaluate what is the instantaneous velocity, then for that purpose you have to draw tangent at this point, और tangent को evaluate करके आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी इवैल्यूएशन कैसे करनी है. देखिए इन एक्चुअलिटी आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी में यहाँ हम वेलोसिटी इवैल्यूएट नहीं करने वाले हैं, बट हम सिर्फ बताने वाले हैं कि वेलोसिटीज में वेरिएशन आ रहा है. हमें सिर्फ इतना ही बताना है अभी आपको स्टैंडर्ड में कि वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं. तो जैसे आप कोई दूसरा टाइम इंस्टेंट ले लें, सपोज t2. t2 इज ऑब्वियसली अगेन ग्रेटर देन योर t1. t2 फिर से एक t1 के हिसाब से बड़ा टाइम इंस्टेंट है. तो t2 पे क्या होता है, अगर आपको t2 इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी इवैल्यूएट करनी है, दैट मींस एट दिस टाइम, देन व्हाट विल यू डू एट t2? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट विल यू डू? यू विल अगेन ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. तो हम यहां पर इस पॉइंट पर फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, कुछ ऐसा. एंड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट वी कैन गेट टू नो द वेलोसिटी वैल्यूज. अच्छा, अगर आप ये दोनों टेंजेंट्स को कंपेयर करें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि समय के साथ आपका जो टेंजेंट है वो स्टीपर होता जा रहा है. देखिए पहले टेंजेंट ऐसा था, इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल विद टाइम एक्सिस. समय बढ़ा तो आपका टेंजेंट स्टीप हो गया, मतलब उसका टाइम एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन और बढ़ गया. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कर्व है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए वेलोसिटी में वेरिएशन है वो तो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में किस तरह का वेरिएशन है? There are two possible types of variation that you can expect. One is the increase in velocity and the other is the decrease in velocity. कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसका गति समय के साथ बढ़ रहा है या उसका गति समय के साथ कम हो रहा है. दो तरह के चेंजेस हैं which are possible. So here seeing the structure, this graph, and seeing that how the tangents are becoming with time, we can see that the tangent is becoming steeper and steeper with time. And steeper tangents means the slope is increasing with time. See, यहाँ का स्लोप कम आएगा, यहाँ का स्लोप आपका ज्यादा आएगा. तो स्लोप आपका समय के साथ क्या कर रहा है? बढ़ रहा है. स्लोप बढ़ने का मतलब है आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी. ये किसका एग्जांपल है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी का एग्जांपल है कि आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है? बढ़ रही है. तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, देखिए समय के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है. समय के साथ पहले t1 पे ये डिस्प्लेसमेंट था, t2 पे ये डिस्प्लेसमेंट आया, s2, s1, एंड s2 इज क्लियरली ग्रेटर देन योर s1. जो आपका गिवन ग्राफ है उसमें s2 इज ग्रेटर देन योर s1. इससे ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है. इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, वो बात तो है, लेकिन अब वो ओरिजिन से जो दूर जा रहा है वो एक ही स्पीड पे नहीं जा रहा, वो स्पीड बदलते हुए जा रहा है. तो आपके पास व्हेन द ऑब्जेक्ट, suppose ये starting point है and this is your object, then the object has started moving away from the starting point, then it is moving from away from starting point but at different speeds. तो initially वो कैसे स्पीड पे जा रहा था? इनिशियली वो किसी और स्पीड पे जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट का जो स्लोप है, जो आपका टेंजेंट का स्लोप है वो कम है. लेकिन जब टाइम इंस्टेंट बढ़ गया तो आपके पास टेंजेंट की स्टीपनेस बढ़ गई. इसका मतलब समय के साथ उसकी गति भी बढ़ गई. सो इट इज मूविंग एट अ वेरिंग स्पीड. वो धीरे धीरे अपनी स्पीड तेज करते हुए जा रहा है. सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस कर्व? फर्स्ट इज दैट स्लोप इज नॉट कांस्टेंट एनीमोर. दैट मीन्स इट्स अ वेरिएबल वेलोसिटी केस. This is the case of variable velocity. So the object is moving away from the origin, but with an increasing velocity. तो ये बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी that object is moving with an increasing velocity, right? अच्छा, इसमें अगर आप शेप को थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपके पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी भी आ जाएगी. कैसे आएगी? लेट्स सी. ओके जी, सो दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ कर्व. ये भी आपका वेरिएबल वेलोसिटी ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि फिर से ये जो कर्व है दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है. स्लोप कांस्टेंट नहीं है मतलब उसकी वेलोसिटीज कांस्टेंट नहीं है. पर वेलोसिटीज के साथ हो क्या रहा है? वेलोसिटीज चेंज हो रही है. वेरिएबल वेलोसिटी है बट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो भी पता चल जाएगा इस कर्व से.
वो हम निकालते हैं। सपोज आपके पास टाइम इंस्टेंट t1 है और एक आपके पास टाइम इंस्टेंट t2 है एंड योर t2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन t1। तो t1 पे जो आपका डिस्टेंस है वो s1 है और t2 पे जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, वो आपका s2 है। तो t1 पे s1 है, t2 पे s2 है। इससे एक बात तो समझ में आ गई है कि ऑब्जेक्ट इज अगेन मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जा तो भाई वो ओरिजिन से दूर रहा है, क्योंकि समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है तो ओरिजिन से दूर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि t1 पे वो ओरिजिन से इतनी दूर चला गया था और t2 पे, t1 से t2 पे वो सिर्फ इतनी दूर जा पाया। s2 और s1 के बीच की दूरी कम है और 0 और s1 की दूरी ज्यादा है। इससे क्या समझ आया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दूर तो जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये आप स्लोप से भी प्रूव कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। देखिए ये एक टेंजेंट है और इस पॉइंट पर ये एक टेंजेंट है। If you just compare the steepness of the two tangents, you will see that this is more steeper than this one. तो आपके पास T2 इंस्टेंट पे जो टेंजेंट है वो उतना स्टीप नहीं है जितना कि T1 पे है। इसका मतलब T1 पे आपका जो स्लोप है वो ज्यादा है और T2 पे आपका स्लोप कम हो गया, which is indicating that the velocity is slowly decreasing. It is decreasing with time. So this is the second conclusion, that here the object is moving away from the origin, but it is moving at a decreasing speed. तो यहाँ पर आपका रिटार्डेशन हो रहा है, डीएक्सेलरेशन हो रहा है कि आपकी स्पीड कम हो रही है। और इससे जो फॉर्मर केस था उसमें आपका बॉडी एक्सेलरेट कर रहा था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन थी क्योंकि वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही थी, राइट। अच्छा, और इसमें एक दो चीजें जो मैं आपको बताना भूल गई थी, आई जस्ट फॉरगॉट, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि जब हमने ये वाला केस डिस्कस किया था, When we discussed this case, इसमें मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि यहाँ पर भी एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। क्या मतलब है कि देखिए जब हमने सिचुएशन को ऑब्जर्व करना शुरू करा, ऑब्जर्व हमने यहां से शुरू करा, जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू करी उसके बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करा, लेकिन वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बिफोर वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग्स, उससे पहले ही वो एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका था। मतलब मान लो आपका ये एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ एक डिस्टेंस कवर करके सपोज बी पॉइंट पे आ चुका था, ठीक है। सो दैट इज दिस डिस्टेंस। अब बी पॉइंट से सपोज हमने अपना ऑब्जर्वेशन शुरू करा, तो यहां से व्हेन वी स्टार्टेड आवर ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल, इट इज एट रेस्ट। तो जो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे ऑब्जर्वेशन टाइम से पहले का है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू करा उस वक्त वो मूव नहीं कर रहा है, एट दैट टाइम इट हैज कम टू रेस्ट, बट इनिशियली इट मूव्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर हम ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को भी जीरो कर दें किसी तरह से, तो आपके कर्व का शेप फिर से चेंज हो जाएगा। शेप नहीं चेंज होगा, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तब आपका जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, विच इज कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस। जो आपका कर्व है दैट विल बी कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसने कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया है और वो मूव भी नहीं कर रहा, वो जहां है बस वही है। मतलब ऑब्जर्वेशन से पहले भी कुछ उसने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करा और अभी भी इट इज गोइंग टू स्टे वेयर इट इज, राइट। सो दिस इज वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। एंड वन थिंग मोर, अगर हम इस तरह से if we are going to consider these kind of shapes which are running parallel to one of the two axes, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि सपोज ऐसी भी कोई एक्सिस हो आपके पास, ऐसी भी कोई एक्सिस हो which is running parallel to the displacement axis. Now, do you think this kind of axis is possible? This kind of axis is possible where it is running parallel to the displacement axis. This is not possible. ये केस ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हमने इतनी सारी डिस्प्लेसमेंट शो करी हुई है। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे एक ही डिस्प्लेसमेंट शो कर सकते हो। टाइम के प्रोग्रेशन के बिना ही, टाइम में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, टाइम में प्रोग्रेशन के बिना ही डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज आया जा रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल। और मोरओवर अगर आप इसका स्लोप भी निकालने की कोशिश करेंगे वो भी आपका इनवैलिड आएगा, एब्सर्ड रिजल्ट आएगा। कारण ये है कि यहाँ पर चेंजेस इन द एस वैल्यू तो है, बट विदाउट एनी चेंज इन द टाइम वैल्यू। टाइम आपका वही रह रहा है। दैट मीन्स इफ यू सब्ट्रैक्ट एनी टू टाइम इंस्टेंट्स, द टाइम इंस्टेंट्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो आपके पास
डिनोमिनेटर में 0 तो अलाउड ही नहीं होता, सो दिस इज एन इनवैलिड फॉर्म, राइट। तो ये आपका एक ऐसा ग्राफ है जो कि अलाउड नहीं होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।